हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का अध्याय 13 कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखिए आपकी कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो होगा आपका कक्षा 8 की एनसीईआरटी की वीडियो का। देखिए 6, 7 और 8 तीनों की एनसीईआरटी की बुकें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। आज का देखिए चैप्टर है प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने को आपको मिलता ही है। चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 13 प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। इसका पीडीएफ भी देखिए मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। तो मतलब जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, परावर्तन। परावर्तन के नियम। परावर्तन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो देखिए होता है प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश किरण किसी भी दर्पण से टकराए, जैसे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ऐसे देखिए ये टकरा रही है यहाँ पर और वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो वही देखिए होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर देखिए परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दिशा तो देखिए बदल जाती है पर उसी माध्यम में रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये दूसरे माध्यम में नहीं चली जाती बल्कि उसी माध्यम में रहती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आती है, दर्पण पर पड़ती है, तो ये होता है आपका आपतित किरण, और टकराकर जब वापस लौटती है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो याद रखिएगा, ये है आपतित किरण और ये वापस लौटने को परावर्तित किरण कहते हैं। साथ ही में देखिए बीच में जो होता है अभिलंब होता है, इसके बारे में भी देखिए दिया हुआ है। हमें प्रकाश का संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए इस पॉइंट का मतलब है कि हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश तो देखिए सभी को मिलता है, तो ये प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज है और ये अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपके अभिलंब से संबंधित। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह रेखा परावर्तक सतह से के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो ये देखिए जो ये रेखा है बीच में, देख लीजिए ये जो रेखा है ये दर्पण से 90 अंश का, दोनों साइड से देखिए 90 अंश का कोण बनाती है। एकदम बीच में होती है अभिलंब, मतलब लंब होता है। लंब देखिए दोनों साइड से 90 अंश पर ही होता है। साथ ही में यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये देखिए आपका परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को आपतन कोण, कोण आई कहते हैं। वही चीज़ जो मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, कोण आर कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो अभी मैं आपको ऊपर दिखा चुकी हूँ, एक ही तल में होते हैं, उस एक ही साइड होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसे आप ऐसे सकते हैं कि जब आप आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप खुद को देखिएगा। उसमें जब देखेंगे तो आपका दाएं साइड और दायां भाग बाएं साइड दिखाई, तो इसी को देखिए क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित परावर्तन। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। साथ ही में देखिए विसरित परावर्तन क्या होता है। दोनों को अगर करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए जब दर्पण जैसे किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तन होता है तो क्या कहलाता है, नियमित परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहलाता है कि जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित तो होती हैं लेकिन परावर्तित होने के साथ समतल नहीं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें, साथ ही में देखिए अनियमित पृष्ठ पर आधारित समानांतर किरणें। तो देखिए ऊपर वाले में जो दिखाया गया है यहाँ पर देखिए दर्पण की किरण पड़ रही है
और जब वापस जा रही है तो देखिए सभी समानांतर हैं। आपको दिख रहा होगा कि ब्लू वाली मान लीजिए वापस जाने वाली है, मतलब परावर्तित किरण है, तो देखिए सभी समानांतर आपको दिख रही हैं और आपतित होने वाली भी समानांतर हैं। लेकिन अगर बात करें कि कुछ ऐसी भी देखिए किरणें होती हैं जो समानांतर नहीं होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ब्लू वाली कोई भी देखिए आपकी समानांतर यहाँ पर नहीं दिख रही। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि विसरित किरणें, जिसमें जो परावर्तित किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, वो हो जाता है आपका विसरित परावर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। तो देखिए हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं उन पर प्रकाश पड़ता है और उसके बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़ता है तो चंद्रमा भी उस प्रकाश को परावर्तित करता है और उसी कारण से हम उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड वे होते हैं जो पिंड दूसरे वस्तुओं को प्रकाश में चमकते हैं, उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। मतलब देखिए इसका ये हुआ कि जो पिंड खुद से प्रकाशित नहीं होते, किसी दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, वही आपके हो जाते हैं प्रदीप्त पिंड। और दीप्त पिंड की बात करें तो जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य, मोमबत्ती का प्रकाश तथा विद्युत लैंप, ये देखिए स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो ये आपके दीप्त पिंड हैं। और जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं वो आपके प्रदीप्त पिंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा, अगर बात कभी समतल दर्पण की आए तो वस्तु का उसमें एक ही प्रतिबिंब बनेगा, अनेक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। सूर्य के प्रकाश को स्वयं के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के अपने रंग में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उस विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो देखिए इंद्रधनुष आप सभी ने सुना होगा, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसीलिए देखिए प्रकाश के सूर्य का जो प्रकाश होता है श्वेत रूप में जाना जाता है, क्योंकि अगर 7 कलर को मिला दिया जाएगा तो उसका जो मिक्सचर रूप बनेगा वो श्वेत ही होता है। तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश का जो होता है वो श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है देखिए हमारे नेत्रों की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे आँख के महत्वपूर्ण भाग हैं कार्निया, परितारिका, पुतली, लेंस, दृष्टिपटल, दृक् तंत्रिकाएँ। आगे चित्र में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आँख में सफ़ेद भाग होता है, इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक छोटा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। ये देखिए चित्र है आँख का, आगे इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परितारिका आँख का वह भाग है जिसे आँख का रंग निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा आँख का रंग किससे निर्धारित होता है, तो परितारिका से। एक एक पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों में अपेक्षाकृत पतला होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए बीच में जो येलो कलर का है ये लेंस है, किनारे में पतला है और बीच में मोटा है। साथ ही में देखिए किनारे किनारे जो भाग होते हैं ये वो आपके कार्निया होती है। सॉरी, देखिए आँख में जो सफ़ेद भाग होता है उसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। किनारे वाला आपका नहीं है कार्निया। जो सफ़ेद भाग आप आँख में देखिए, जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसके आगे वाला भाग जो होता है वो कार्निया कहलाता है। बीच में देखिए लेंस आपका हो गया। परितारिका देखिए ब्लू कलर की दिखाई गई हैं यहाँ पर, ये परितारिका होती हैं। साथ ही में देखिए ये जो साइड साइड में छोटे छोटे होते हैं ये पछमाभ पेशियाँ होती हैं। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है कि यही लेंस आंख द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। ये जो लेंस होता है, जब आंख कोई वस्तु लेंस के माध्यम से ही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टिपटल अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है जिसके द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, शंकु और शलाकाएं। एग्जाम में देखिए शंकु और शलाकाओं से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको देखिए याद रखिएगा। आगे मैं बताती हूँ शंकु और शलाकाएं होती क्या हैं। बात करें अगर शंकु की, तो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है एवं रंगों की सूचनाएं भी भेजता है। तो देखिए याद रखिएगा तीव्र प्रकाश के लिए शंकु होता है और मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं शलाकाएं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। साथ ही में शंकु क्या करते हैं, रंगों की सूचनाएं भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दृक् तंत्रिकाओं तथा दृष्टिपटल की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। मतलब जब हम आंख के सामने कोई वस्तु लाते हैं तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और उसका अगर आंख के सामने से हम हटा देंगे तो तुरंत ही वो प्रतिबिंब नहीं हटता, बल्कि 1/16 सेकंड तक उसका असर रहता है। याद रखिएगा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट है पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। तो देखिए अगर नेत्र पर प्रति सेकंड में 16 मतलब 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का चित्र बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो कुछ देर में व्यक्ति जो होगा उसको वस्तु चलती फिरती हुई नजर होगी। काफ़ी ज़्यादा होगा, देखिए 1 सेकंड में बहुत तेज़ी से कोई गतिशील रही है, लगभग 16 या इससे ज़्यादा बार प्रतिबिंब उसकी आंखों में बन जाएगा, तो उसको वस्तु चलती फिरती अनुभव होने। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए सामान्य जो नेत्र होते हैं जिनमें कोई कमी या दिक्कत नहीं होती है उनके लिए सामान्य जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। मतलब अगर नेत्र सामान्य है, कोई भी कमी नहीं है उनमें, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अप्रकाशिक संसाधन और प्रकाशिक संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाशिक संसाधन। देखिए यहाँ पर अप्रकाशिक साधनों के कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे चाक्षुष साधन हो गया, स्पर्श साधन हो गया, श्रवण साधन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गया। ये आपके हो जाते हैं अप्रकाशिक साधन। और जिन साधनों में प्रकाश होता होगा, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, वो देखिए हो जाते हैं प्रकाशिक साधन। नेक्स्ट देखिए ब्रेल पद्धति। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति ब्रेल पद्धति विकसित की। चाक्षुष व्यक्ति मतलब जिनको नेत्र से देखने की समस्या थी, 1821 में प्रकाशित की। तो याद रखिएगा ब्रेल पद्धति का विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने 1821 में। वर्तमान में यह पद्धति 1932 में अपनाई गई। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप पर एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द तथा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। तो इसमें देखिए लुई ब्रेल जो पद्धति है इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिससे जो बच्चे देख नहीं पाते उससे हाथों की सहायता से छू कर उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुषी विकृति महिला हैं। तो देखिए हेलन केलर जो हैं ये लेखिका हैं, प्राध्यापिका हैं, लेकिन हैं कैसी? चाक्षुष विकृति महिला है, मतलब इनको भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टोरी ऑफ माय लाइफ 1930 में हेलन केलर द्वारा रचित पुस्तक है या रचना है इनकी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टोरी ऑफ माय लाइफ किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हेलन केलर की। और ये कैसी महिला हैं? चाक्षुषी विकृत महिला हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म से पूर्णतया चाक्षुषी विकृत युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में अपनी संगीत प्रभावकर की उपाधि धारण की। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ऊपर आपको मैंने बताया कि समतल दर्पण जो होगा उससे केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अगर किसी कोण पर 2 दर्पणों को झुका दिया जाए तो उसमें से देखिए अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। तो समतल दर्पण के देखिए सामने जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है, अगर वो 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? मतलब अपने से आधा दिखाई देगा प्रतिबिंब उसका, तो ऐसा दिखाई देगा जैसे वो 2 मीटर दूर खड़ा हो। तो यहाँ से देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक भी कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट डे से देखिए हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें सारी क्लियर होती हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो कल से देखिए पर डे 2 बजे आपको साइंस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और उसी को हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।